चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, आज आप अपनो खास कार्यक्रम है जगह किसान भाई के लिए लेर हाजिर हो यहाँ। आज आप बातचीत करांगा प्रमुख रबी फसला में उर्वरक प्रबंधन। भाई रबी फसला को टेम चाल रहे हैं तो किसान भाई ने भी जरूरत है ये जानकारी की कि आपने कौन sa उर्वरक आपने फसला में देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये सारी जानकारी बने चाहिए। तो आज आप जानकारी लेर हाजिर हो यहाँ और आज अपने साथ मेहमान अपना पधारे है डॉक्टर AP सिंह जी। आप वरिष्ठ प्रबंधक है इफ्को जयपुर में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको AP सिंह जी। तो सबसे पहले तो जी रबी फसला की आप बात कर रहे हैं, अभी उर्वरक प्रबंधन की भी बात करेंगे, तो पहले आप जान ले रबी फसला के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी। जी जी, किसान भाइयों नमस्कार। आज किसान भाइयों हम जो ये ठंडक का मौसम है तो ठंड के समय में कौन सी फसलें उगाई जाए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जिन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है जमाव के लिए, बढ़ने के लिए और अच्छी पैदावार के लिए, तो उन्हें हम रबी फसलें कहते हैं। इनमें अगर टेम्परेचर जब हमारा 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो जनरली हम इन फसलों का बुआई शुरू करते हैं और इनकी बढ़वार के लिए 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब ये फसलें अच्छी होती हैं। तो हमें मतलब ये है कि हमारा कि कम तापमान में जो फसलें उगाई जाती हैं ठंड के मौसम में, उन्हीं को हम रबी फसलें कहते हैं। जी, तो मतलब बुआई तो आपने हो चुकी है रबी फसलों की, अभी अक्टूबर नवंबर से मतलब की बुआई स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जहाँ सर्दी थोड़ी थोड़ी ठंडक शुरू हो जाए है अपना अक्टूबर नवंबर में, तो बेटा माँ की बुआई आप देखा। और कटाई की अगर बात करें तो शायद मार्च अप्रैल तक पैदावार पूरी हो जाए। तो कौन सी फसलें में मुख्य रूप से हुआ है, और बाकी अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में विशेष रबी फसलों में कौन सी फसलों की पैदावार हो रही है? वैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान में लगभग पूरे देश में जितनी भी फसलें होती हैं लगभग सारी की सारी अपने राज्य में होती हैं। चाहे हम खाद्यान्न फसलों की बात कर रहे हैं, दलहन की, तिलहन की, कुछ जगह पे गन्ना भी होता है, अपने यहाँ कपास भी होता है और मसालों की भी खेती की जाती है। तो अगर हम खाद्यान्न फसलों की बात करें तो गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मेथी, जीरा, इसबगोल, मटर, मसूर, ये सारी फसलें अपनी रबी सीजन में की जाती हैं। अगर हम बात करें तो लगभग पूरे रबी सीजन में लगभग 1,10,000 हेक्टेयर ज़मीन में अपने यहाँ खेती की जाती है और उसमें से लगभग 32 लाख हेक्टेयर में इस वर्ष गेहूँ की बिजाई हो चुकी है, 35 लाख हेक्टेयर में लगभग सरसों की बिजाई हो चुकी है, 21 लाख हेक्टेयर में चने की और अन्य फसलें जो हैं लगभग 40 लाख हेक्टेयर में उनकी बिजाई हो चुकी है। जी, तो यह तो बात हुई अपनी खास फसलों की जो अपने राजस्थान के जगह एरिया में हो रही है, भी क्या आप बात कर रहे हैं। फिर अब पोषक तत्व की भी आप जानकारी ले लेवा, जहाँ इंसान के विकास के लिए अपन अच्छे भोजन की जरूरत हो, संतुलित आहार की जरूरत हो, बिया भी हर फसल ने भी अपना एक पोषक तत्व की जरूरत हो। तो एक कौन सा पोषक तत्व है जो अपनी फसलों ने भी चाहिए हो? जी हाँ, तो जैसे हम लोगों को अपने अच्छे विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे फसलों के लिए भी अगर उनसे अच्छा उत्पादन हमें लेना है तो उनको भरपूर पोषक तत्व जो भोजन होता है उनको देना जरूरी है। और अगर वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो लगभग 17 पोषक तत्व जो हैं फसलों के अच्छे उपज के लिए आवश्यक है। उनमें अगर हम बात करें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो 3 आधारीय पोषक तत्व हैं, उन्हें फसलें हवा और जल से या मिट्टी से ले लेते हैं। शेष जो 14 पोषक तत्व हैं जैसे नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन्हें हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं और द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। इनकी मात्रा फसलों को ज़्यादा होती है। और कुछ होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कि इम्पॉर्टेंट या महत्व तो उनका उतना उनका भी है, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है बहुत कम चाहिए होती है। जैसे कि जस्ता है, लोहा है, हमारा कापर है, मैग्नीज है, बोरान है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकिल है। तो इन जो 14 पोषक तत्व हैं ये फसलें हमारी मिट्टी से लेती हैं, लेकिन लगातार खेती करने के कारण, ज़्यादा उपज लेने के कारण इनकी मात्रा मिट्टी में हो गई है कम और इसलिए इनको हमें अलग से देने की आवश्यकता होती है।
और इनको हम अलग से कैसे दे सकते हैं, चाहे हम जैविक उर्वरकों का उपयोग करके कर सकते हैं, जैव उर्वरक है अपने पास, रासायनिक उर्वरक है, नैनो उर्वरक है। तो ये तरह तरह के उर्वरक हैं जिसका हमें समय के अनुसार उपयोग करके हम पोषक तत्वों की पूर्ति फसलों के लिए कर सकते हैं। जी जी, आप पोषक तत्व की आप बात करिए कि क्या कौन कौन सी पोषक तत्व की जरूरत होवे है, कुछ सूक्ष्म मात्रा में आपाने जरूरत होवे, कुछ ज़्यादा मात्रा में आपाने चाहिए होवे है। तो ये पोषक तत्व की अगर कमी हो जावे कोई फसल में, तो वहाँ का लक्षण क्या आप पहचानेंगे कि भाई आपने ये फसल में पोषक तत्व की कमी होगी है? जी हाँ, तो देखिए जैसे कि हमने बात की नाइट्रोजन की, फास्फोरस, पोटास, तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी मात्रा सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं के कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम हरे भरे फसल देखते हैं, पौधे देखते हैं, ये नाइट्रोजन के कारण है कि जब फसलें इसे लेती हैं तो पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है और जिससे कारण हमारी फसलें हरी दिखाई देती हैं। लेकिन जब इनकी कमी होती है तो क्लोरोफिल की मात्रा कम बन पाता है और फसलें हमारी पीली दिखाई देती हैं, पत्ते पीले हो जाते हैं और फसल की बढ़वार भी कम होती है। और जो फसलों की जैसे कई पत्तियां होती हैं, नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं, जो नीचे वाली पत्तियां हैं उनमें सबसे पहले इनका लक्षण दिखाई देता है, वो पीला होता है, वो पहले पीला होता है। हाँ, फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में पत्तियां अपनी पहले बैंगनी कलर की होती हैं और उसके बाद वो ज़्यादा कमी हो जाए तो बैगनी मतलब पर्पल लाल की तरफ हो जाती हैं, ज़्यादा जब कमी होती है। और इनके भी कमी के लक्षण जो हमारे होते हैं नीचे पत्तियों पे ही दिखाई देते हैं। पोटास की बात करें जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसमें पत्तियां जो होती हैं किनारे से जलने लगती हैं। अच्छा। और वो जलन अंदर जैसे जैसे ज़्यादा कमी होती जाती हैं वो पत्तियां पूरी जल जाती हैं। इसी तरह से अपने यहाँ मिट्टियों में जस्ता की बहुत कमी है, तो जस्ता से क्या होता है, पत्तियां बहुत छोटी, अगर कमी है उसकी तो पत्तियां बहुत छोटी हो जाती हैं, जिसे लिटिल लीफ कहते हैं कि फसलों में हो गया और उनका बढ़वार रुक जाता है। सल्फर की अगर कमी है तो उसमें भी पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन जो नई पत्तियां निकलती हैं वो सबसे पहले पीली होती हैं और नाइट्रोजन में नीचे वाली पत्तियां पीली होती है। तो ये अंतर है। और जैसे एक बोरान है, बोरान फूल बनने के लिए, फल बनने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो अगर बोरान की कमी है तो पत्तियां जो है तो मुड़ जाती हैं अंदर की तरफ, या फिर जो फूल बने हैं उनका झड़ना शुरू हो जाता है, कम फूल बनते हैं, कम फल लगते हैं और फल गिर जाते हैं। तो ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मतलब हमारे पोषक तत्व हैं उनके एक कमी के लक्षण हैं। मतलब ज़्यादातर लक्षण के अगर आप सुना तो जी हिसाब से आप मतलब पत्तियां ने देख कर आप ज़्यादातर लक्षण आप पतो लगा सकते हैं कि कौन सा आपने पोषक तत्वों की कमी फसलों में हो रही है। हाँ जी। तो आप पोषक तत्वों की कमी ने पूरा करने के लिए की तरह को प्रबंधन आपने करना पड़ेगा फसलों में? तो ये अगर हमें पोषक तत्वों के प्रबंधन करना है तो हमें संतुलित रूप में करना चाहिए। संतुलित का मतलब ये है कि कौन सा पोषक तत्व किस माध्यम में दिया जाए, कब दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए और कैसे दिया जाए। तो हम बात करें कि जैसे कि नाइट्रोजन की अगर कमी हो गई तो नाइट्रोजन की कमी के लिए सबसे प्रमुख उर्वरक जो अभी किसान भाई लोग हमारे करते आए हैं, तो रासायनिक उर्वरकों की बात करें तो यूरिया। लेकिन यूरिया से पहले अगर वो भरपूर मात्रा में बुआई के समय ही जो गोबर की खाद है, अपना कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट, इनकी ज़्यादा मात्रा में अगर उपयोग करें तो ये कमी के लक्षण कम आएंगे। लेकिन उसको बिजाई के समय ही देना है। और जैव उर्वरक क्या होते हैं कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि तरल रूप में बोतल में आते हैं। अच्छा। तो उनका उपयोग करने से जो वातावरण में अपने 78% नाइट्रोजन है उनको स्थिरीकरण करके फसलों को देते हैं। लेकिन जैव उर्वरक का उपयोग भी हम बिजाई के समय ही या तो इसी गोबर के खाद में मिला के करें या बीज उपचार करके करें या फिर जो अपना ड्रिप है या सिंचाई का साधन है उसके माध्यम से खेत में हमें पहुंचाना होता है। तो ये जैविक है। लेकिन अगर इनकी कमी से भी पूर्ति नहीं हुई, इनके उपयोग से भी पूर्ति नहीं हुए, तब हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। और अभी तक हमारे किसान भाई प्रमुख रूप से यूरिया का उपयोग करते आए हैं। तो यूरिया का जो वैज्ञानिक संतुति है कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में लगभग 125 किलो नाइट्रोजन चाहिए
तो 125 में आधा नाइट्रोजन 62 किलो हमें बिजाई के समय देना चाहिए, मतलब लगभग हमें 130 किलो नाइट्रोजन यूरिया। लेकिन क्या हुआ कि यूरिया के ज़्यादा उपयोग करने के कारण हमारे फसलों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मिट्टी हमारी दूषित हो रही है, पानी हमारा दूषित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम यूरिया डालते हैं, अगर हमने 100 किलो डाला है तो फसलों को मुश्किल से केवल 30 किलो मिल पाता है, और 70 किलो जो होता है हमारा वो नुकसान हो जाता है, पर्यावरण को दूषित करता है, या तो वो पानी में घुल के नीचे चला जाता है या फिर हवा में बन जाता है, जिसके कारण से फसलों को नुकसान हो ही रहा है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, और मनुष्यों के ऊपर भी या जो जानवर हैं उनके भी स्वास्थ्य पे इसका पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग भी, सरकार भी चाहती है कि यूरिया का उपयोग कम किया जाए, कम से कम किया जाए, और हम लेकिन उत्पादन भी लें। तो यूरिया के विकल्प के रूप में क्या है हमारे पास? तो यूरिया के ऊपर में जैसे मैंने बताया कि जैविक खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जैव उर्वरकों का उपयोग करें, और कुछ बायोस्टिमुलेंट आ रहे हैं, बायोस्टिमुलेंट आते हैं उसमें हार्मोन्स होता है, जो पौधों का विकास करते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे होता है सागरिका आ रही है एक हमारी, तो उसका उपयोग करें तो खेत भी हमारा नहीं खराब होगा, यूरिया का भी उपयोग कम करना पड़ेगा, और उत्पादन भी अच्छा होता है। इसी के साथ अभी पिछले 4-5 वर्षों से नैनो उर्वरक आ रहा है, तो यूरिया के विकल्प के रूप में हमारे पास नैनो यूरिया है। तो नैनो यूरिया का उपयोग हम छिड़काव के द्वारा कर सकते हैं। अच्छा। और जो यूरिया है हमारा, वो हम यूरिया को मिट्टी में देते हैं। तो ये कहना है कि यूरिया जैसे मिट्टी में डालते हैं तो वो फसलों को कम मिल पाता है। जब हमारा मिट्टी की दशा अच्छी होगी तब वो यूरिया फसलों को मिलेगा। दशा का मतलब क्या है कि उसका पीएच मान मिट्टी का वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए जी। उसमें भरपूर मात्रा में कार्बनिक अंश होना चाहिए, और उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या मिट्टी में ज़्यादा होना चाहिए। तब ये सूक्ष्म जीव इस यूरिया का रूप परिवर्तित करते हैं, और तब फसलों को मिल पाता है। अच्छा। लेकिन जैसे कई वर्षों से हमारे किसान भाई ऑर्गेनिक या जैविक खादों का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं और रासायनिक ज़्यादा करने लगे, तो जैविक अंश की मात्रा मिट्टी में बहुत कम हो गया है, जिसके कारण से ये सूक्ष्म जीव भी काफ़ी कम हो गए हैं। और तो ये जो रूप परिवर्तन करने का है प्रक्रिया, वो बहुत धीमा हो गया है या कम हो गया है। तो जो हम यूरिया डाल रहे हैं इसलिए उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, पीएच मान हमारे यहाँ का बढ़ के 8 के ऊपर हो गया। अगर राजस्थान की बात करें, अधिकांश क्षेत्रों में पीएच मान जबकि 6.5 से 7.5 होना चाहिए, वो 8 के ऊपर हो गया। तापमान हमारे यहाँ या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो तब भी सूक्ष्म जीव हमारे काम नहीं कर पाते हैं। इस कारण से मिट्टी में हमें कम से कम उर्वरकों का उपयोग करना है, और इतना ही रासायनिक उर्वरक मिट्टी में डालें कि फसल हमारी 30 से 35-40 दिन की हो जाए, और उसके बाद हमें छिड़काव के द्वारा ही उर्वरकों को देना चाहिए। क्योंकि हमें पोषक तत्व तो किसको देना है? मिट्टी को देना है कि फसल को देना है? फसल को देना है। तो फसल को देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है छिड़काव। छिड़काव के माध्यम करना चाहिए। अच्छा, अब छिड़काव के लिए हमारे पास तरह तरह की खादें हैं। कुछ 7% जल विलेय उर्वरक आते हैं, कुछ लोग यूरिया का घोल कर सकते हैं, और नैनो उर्वरक। लेकिन जो ये नैनो उर्वरक है ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इनके जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो जो हमारे पत्तियों पे छिद्र होते हैं उनमें आसानी से वो अंदर चले जाते हैं, और पौधों के अंदर भी वो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से उसका प्रसार होता है, जिससे कारण से नैनो उर्वरक ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है, और उसकी जो कार्य दक्षता है, जहाँ यूरिया की मात्रा 30% है, इसका 80 से 85-90% तक पाया गया है, और इसलिए इसका कम मात्रा में ज़्यादा लाभ हम कर सकते हैं। जी। तो जी आप विकल्प भी आप जानो। हाँ जी, हम भाई बहन अपने किसान भाई बहन जाने कि ज़्यादातर जब यूरिया का आप नुकसान भी देख रहे हैं कि ज़्यादा जो यूरिया दियो जा रहे थे तो वो आपने मिट्टी ने भी नुकसान पुगा रहे थे। तो बिको विकल्प के रूप में अपने पास अब आ चुके हैं नैनो उर्वरक, आप जो बात कर रहे हैं, तो वो कम मात्रा में ज़्यादा अपने लाभ देओगो, फसला ने ज़्यादा पोषक तत्व है वो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व वह ग्रहण कर पाओगा, और मिट्टी ने भी नुकसान कम होगा। बिल्कुल। तो इम आप देने की प्रक्रिया भी जानांगा, और एक साथ अभी जहाँ रबी फसला की आप बात कर रहे हैं, तो जहाँ बिजाई हो चुकी है भाई और फसल फूट गई है या निकल आई है,
और आप कह सकते हैं कि अभी जी हाँ सरसों की आप बात करा तो फूल तक भी आना शुरू हो गया। तो अभी कौन sa पोषक तत्व की बाने जरूरत रहेगी किसान भाई की तरीके का छिड़काव है काई है जी की तरीकों में उर्वरक देश के है। हाँ, जैसे मैं बताया था कि अगर मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक खाद दी गई है, हमारी मिट्टी अच्छी है तो खड़ी फसल हमारी अच्छी होती है। लेकिन जो होता है कि हम बिजाई के समय ज़्यादा खाद हमारे किसान भाई नहीं देते हैं, खड़ी फसल में ज़्यादा देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यूरिया आधा बिजाई के समय देना चाहिए और आधा खड़ी फसल में देना चाहिए, लेकिन हमारे किसान भाई यूरिया बिजाई के समय बहुत कम देते हैं, खड़ी फसल में ही ज़्यादा देते हैं। और वो 1 हेक्टेयर की बात करें तो 100 किलोग्राम 2 बार में दे देते हैं कि 1 बीघा में 25-25 किलो 2 बार देते हैं। तो एक तो है कि यूरिया का हमें देना चाहिए, और यूरिया की मात्रा क्या करना चाहिए, हम जहाँ अगर 25 किलो दे रहे हैं तो 12.5 किलो ही दें, और साथ में नैनो यूरिया का स्प्रे करें। इससे हमारा मात्रा यूरिया की कम हो जाएगी। और जैसे पहले पानी पे यूरिया उन्होंने लगभग दे दिया होगा और अब वो घास मारने की दवा डाल रहे होंगे, तो घास मारने की दवा जो है बीडीसाइड है, उसके साथ में नैनो यूरिया का मिक्स करके उसको स्प्रे कर सकते हैं। और लेकिन ये करने से पहले उन्हें एक जार टेस्ट करना चाहिए कि 1 लीटर पानी में नैनो यूरिया 4 ml मिला लें। अच्छा। और जो दवाई ले रहे हैं उसको मिला के देख लें, अगर वो अवक्षेप की तरह कुछ बन जाता है, दही की तरह फट जाता है तो नहीं करना है, अन्यथा करना है। तो अभी तक लगभग सारी दवाइयों के साथ नैनो यूरिया का मिला के कर सकते हैं। दूसरा हमारा पोषक तत्व आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए हम डीएपी का उपयोग करते हैं, वो बिजाई के समय करते हैं। लेकिन अगर खड़ी फसल में कमी आ गई तो हम स्प्रे के माध्यम से करेंगे, और स्प्रे के माध्यम से हम नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। और नैनो डीएपी का भी उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से ही अब खड़ी फसल में करेंगे, क्योंकि मिट्टी में बताया कि काफ़ी समस्याएं, मिट्टी में देने से ज़्यादा लाभ मिलेगा नहीं। तो उसको भी हम जो हम खरपतवार मार रहे हैं उसके साथ मिला के दे सकते हैं, नैनो यूरिया है उसके साथ मिला सकते हैं, या जो सागरिका आता है तरल उसके साथ हम मिला के उसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली कड़ होते हैं तो इनका आपस में कोई रिएक्शन होता नहीं है, तो इनको हम एक साथ मिला के भी स्प्रे कर सकते हैं। सरसों जैसे फसल है, सरसों में सबसे ज़्यादा तेल बनाने के लिए सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो इसे बिजाई के समय ही कहा जाता है कि जिप्सम पर्याप्त मात्रा में दें या सल्फर बेंटोनाइट दे दें। लेकिन अगर उन्होंने उस समय नहीं दिया है तो इस समय भी वो सल्फर बेंटोनाइट खड़ी फसल में डाल सकते हैं। नहीं तो सल्फर जिसमें होता है उसका स्प्रे कर दो। तो एक आता है सल्फेट ऑफ पोटास, उसमें सल्फर भी होता है, पोटास भी होता है, तो उसको हम पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। चने वाली फसल है उसमें अगर नाइट्रोजन की या फास्फोरस की कमी होती है तो चने में अभी वो इल्ली मारने की दवा मारेंगे। अच्छा। तो उसके साथ मिला के इन नैनो उर्वरकों का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें इसलिए मैं बार बार दवा का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनको अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, एक साथ ही उनका दोनों काम हो जाएगा। जो कीड़े मारने की दवा है या घास मारने की दवा है उसके साथ मिला के उपयोग कर सकते हैं। तो छिड़काव की बात आ रही है नैनो उर्वरक का कि तो छिड़काव के समय किसान भाइयों ने कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो उनका मात्रा का ध्यान रखना है कि 1 लीटर पानी में अगर हम एक नैनो उर्वरक नैनो यूरिया उपयोग कर रहे हैं तो 4 मिलीलीटर प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उपयोग करना चाहिए। अगर नैनो डीएपी भी उसमें मिलाते हैं तो दोनों की मात्रा 2 मिलीलीटर और 2 मिलीलीटर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा बेहतर चाहिए तो उसमें सागरिका का भी 2 मिलीलीटर मिला सकते हैं। लेकिन हमारे किसान भाई अक्सर देखे इसकी पीठ वाली टंकी का उपयोग करते हैं, या ट्रैक्टर वाली टंकी है, या अभी ड्रोन आ गया है। तो टंकी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जो पीठ वाली टंकी होती है वो 15 लीटर की होती है, तो उसमें हमें लगभग 60 से 62 ml या 2.5 से 3 ढक्कन नैनो उर्वरक डालना है। तो अगर 1 डाल रहे हैं तो 2.5 ढक्कन उसे डालें, अगर 2 डाल रहे हैं तो 1.5 ढक्कन नैनो यूरिया का, 1.5 ढक्कन नैनो डीएपी का मिला के डाल सकते हैं। ट्रैक्टर वाली टंकी से स्प्रे करते हैं तो उसमें जनरली 500 लीटर की टंकी होती है। तो 500 लीटर में हमें 4 बोतल, क्योंकि एक बोतल 500 मिलीलीटर का आता है, 4 बोतल नैनो यूरिया डालना है। अगर वो दोनों डालने हैं, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी, तो 2-2 बोतल डाल सकते हैं। और साथ में वो 1 लीटर
सागरिका भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं। अभी हमारे यहाँ ड्रोन भी काफ़ी उपयोग किया जा रहा है। इफ़को ने भी बहुत से बेरोजगार जो युवक थे राज्य के, उनको फ्री ऑफ कास्ट मतलब मुफ्त में उनको ये ड्रोन और साथ में उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल दिया गया है कि जिससे वो नैनो उर्वरकों का छिड़काव कर सके और अपना मतलब आय का उनका एक साधन दिया गया है। तो ड्रोन में जो दिया गया है उसमें 10 लीटर की टंकी है। अच्छा। और 1 लीटर टंकी 1 एकड़ जमीन में, या हम कहें कि लगभग 1.5 बीघे में एक बार में वो स्प्रे कर देता है। तो भले ही 10 लीटर का है तो उसमें भी हमें पूरी 1 बोतल नैनो यूरिया डालना है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मिर्च जैसे भी कोहरा पड़ता है उस तरह से होते हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में ज़्यादा क्षेत्रफल से स्प्रे हो जाता है और मात्र 7 से 8 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है। जल्दी भी होता है, पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में खेत तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उस खेत के बाद पानी का साधन नहीं है। तो अगर किसान स्प्रे भी करना चाहता है तो वहाँ पानी नहीं होती, भाई 500 लीटर पानी कहाँ से लाएगा। तो वो ड्रोन वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और ड्रोन से हम स्प्रे कर सकते हैं इसका आसानी से, बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत कम पानी में हो सकता है। और उस पर अभी 100 रुपये पर एकड़ के हिसाब से अनुदान भी दिया जा रहा है। तो ड्रोन में की टंकी में 1 बोतल डालना है। अगर दोनों डालने हैं नैनो यूरिया नैनो डीएपी तो आधा बोतल हम नैनो यूरिया, आधा बोतल नैनो डीएपी और साथ में आधा बोतल हम सागरिका का भी डाल के स्प्रे करा सकते हैं। जी। एक आपने देखा कि नैनो उर्वरक अगर खरीदने की बात करा तो किसान भाई बहन कट से आसानी से खरीद सकते हैं। जी। तो अभी जैसे किसान भाई हमारे जो यूरिया है, डीएपी है या अन्य उर्वरक है या जो अपनी पेस्टिसाइड है, वो हमारी जो सहकारी समितियां हैं गांव में, केबीएसएस है, जीएसएस है, उनसे खरीदती हैं, या इफ़को के कुछ अधिकृत केंद्र हैं। अच्छा। तो वहाँ से वो खरीद सकते हैं। लगभग हमारे राज्य में इफ़को के लगभग 4000 केंद्र हैं, समितियाँ और सारी मिला के, तो वहाँ पे से वो इसको आसानी से खरीद सकते हैं। जी। आप देखा कि फसलों की अलग अलग किस्म भी हुआ है जी। तो कुछ किस्म इसी भी होवे कि जिसमें अपन उर्वरका की कम जरूरत पड़े है, आप ऐसी अच्छी किस्म अगर उगावा कि उर्वरक भी अपन कम देना पड़े, जमीन में भी कम मात्रा में जाओगा और कम नुकसान पानी होगा। तो अभी जैसे हमारे यहाँ में बताया गेहूं की फसल है, तो गेहूं में जो वैज्ञानिक संतुति है कि 125 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो आपका फास्फोरस और 37 किलो पोटास चाहिए होता है। लेकिन ये मात्रा जयपुर डिवीजन के लिए है। पूरे राज्य को अपने 10 डिवीजन में बांटा गया है और हर डिवीजन का अलग अलग मात्रा है। तो अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 120 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की मात्रा चाहिए होता है। तो नाइट्रोजन को जैसे अभी किसान भाई यूरिया के माध्यम से दे रहे हैं तो लगभग उनको 260 किलो यूरिया देना रहता है, 90 किलो डीएपी देना होता है और लगभग 50 किलो पोटास एमओपी आता है उसको देना चाहिए। लेकिन जब से ये नैनो उर्वरक आए हैं तो इनकी मात्रा को आधी करके दें कि अगर 260 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो 130 किलो यूरिया, 45 किलो डीएपी और पोटास जैसे अभी हमारा नहीं तो पोटास 30 किलो दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये वैज्ञानिक संतुति है, लेकिन हमारा जो एवरेज है वो पूरे राज्य में अभी बहुत कम मात्रा में किसान भाई हमारे उर्वरक डालते हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे राज्य में भी रासायनिक उर्वरकों की मात्रा अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है, अच्छी है। लेकिन हमें अगर उत्पादन बढ़ाना है तो पोषक तत्वों की मात्रा देना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका अपना है कि जितना वो खाद दे रहे हैं वो दे और साथ में उत्पादन बढ़ाने के लिए वो नैनो उर्वरकों का साथ में उपयोग करें, तो हमारा ज़मीन भी नहीं खराब होगी और उत्पादन भी हमें अच्छा होगा। दूसरी फसल हमारी जैसे सरसों है। अब सरसों में यूरिया और डीएपी तो चाहिए ही, लेकिन साथ में उसमें तेल बनाने वाली फसल है सल्फर चाहिए। तो सल्फर के लिए मैंने बताया कि सल्फर बेंटोनाइट उनको बिजाई के समय देना चाहिए था, लेकिन अब वो इसमें स्प्रे करके दे सकते हैं। एसओपी आता है सल्फेट ऑफ पोटाश 0050, तो उसकी वो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मात्रा मिला के स्प्रे कर दें। तो जिससे देखिए कि एक तो सल्फर की पूर्ति हो जाएगी, पोटाश की पूर्ति हो जाएगी। दाल वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलों में भी सल्फर चाहिए होता है, पोटाश चाहिए होता है और फास्फोरस की मात्रा चाहिए होती है, तो उनको वो स्प्रे के माध्यम से पूरी कर सकते हैं।
और जौ है तो जौ में जैसे गेहूं की फसल होती है वैसे अपना जौ की होती है, तो जौ का भी प्रबंधन सर हमें गेहूं की तरह चाहिए। उसमें थोड़ी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, क्योंकि वो जनरली अनसिंचित क्षेत्र में करते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो 80 किलो नाइट्रोजन मतलब लगभग 160 किलो यूरिया और 90 किलो ही डीएपी का उपयोग करते हैं। जी। जीरा की बात करें, क्योंकि जीरा भी अपने यहाँ काफ़ी क्षेत्रों में होता है, तो जीरा में भी ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होता है। तो उसमें भी लगभग हमें 90 से 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो पोटास फास्फोरस और 30 किलो पोटास की मात्रा देनी चाहिए। तो क्या मतलब अलग अलग फसल को अपनी अलग अलग मात्रा में आपने उर्वरक देना है, जिन्हें आप कहूँगा कि संतुलित मात्रा में आपने हर फसल ने उर्वरक की जरूरत हो। तो आज अपन किसान भाई जाने होगा कि किस तरीके से आपने संतुलित उर्वरक को प्रयोग करना है। तो एपी सिंह जी आप आया इतनी अच्छी जानकारी मार्गदर्शक भाई बहन दी, तो वे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ, जब तक दो इजाजत, राम राम सा।